वीरा अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पीना पीछे मुड़े कहा, सो जा, मैं आ रही हूं। रावी उसके साइड में खड़े होते हुए कहने लगी, दी, हम सब ठीक कर देंगे। वीरा ने चांद को देखा और कहा, मैं भी वहीं कोशिश कर रही हूं। अगले दिन रावी और वीरा एक तरफ खड़े थे और उनके सामने धैर्य, जो गुस्से में हम दोनों को देख रही थी, उसने कहा, हम ऑफिस जाएंगे। हम आपकी सारी बातें मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप दोनों सच में हमारी मां हैं। तो रास्ते से हटिए। रावी ने कहा, मम्मा, आपकी कल तबीयत खराब हो गई थी। धैर्य चिढ़ते हुए कहने लगी, आप दोनों हमेशा यही कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, बता दीजिए हमें क्या हुआ है। यह सुनते ही रावी चुप पड़ गई। वीरा ने कहा, ठीक है, आप जा सकती हैं। रावी ने हैरानी से वीरा को देखा पर कुछ कहा नहीं। अहाना ये सारा तमाशा सोफे पर बैठकर देख रही थी। उसने कहा, फाइनल हो गया हो तो सब अपनी अपनी जगह जाए। रावी ने उसे मुंह बनाकर उसे देखा और कहा, हाँ, आपके पॉपकॉर्न खत्म हो गए होंगे। अहाना अपना बैग उठाते हुए कहने लगी, प्रिंसेस कभी तो मीठा बोलो। यह कहकर को बाहर चले गए। धैर्या अभी ऑफिस के गेट पर ही खड़ी थी कि उसके सामने करण गया। करण ने कहा, मेरे साथ चलिए। धैर्या ने नासमझी में उसे देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि करण ने फिर कहा, प्लीज सवाल ना करें। धैर्या चुपचाप उसके पीछे जाने लगी। वह दोनों अंडरग्राउंड पार्किंग में थे। करण वहां से चला गया। धैर्य को उस सुनसान जगह पर डर लग रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह परछाई उसके करीब आती हुई जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसने अपने सामने एक लंबा सा इंसान देखा जो अपनी नीली आंखों से उसे ही देख रहा था। धैर्य ने एक गहरी सांस ली। तभी अचानक ही वायु ने उसे कसकर गले लगा दिया। धैर्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे जैसे कोई होश ही नहीं था। थोड़ी देर बाद जब उसे अपने शरीर पर उस गर्माहट का एहसास बढ़ता हुआ लगा, तो वह वायु से अलग हुई। वायु ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, तुम ठीक हो ना? वह पूरी रात इस चिंता में नहीं सोया था कि उसकी एंजल कैसी होगी। उसने करण को भी बिल्डिंग के गेट के बाहर ही खड़ा रखा था कि जैसे ही उसे धैर्य दिखे, वह तुरंत उसे वहां ले आए। धैर्य अपनी उलझी हुई आंखों से वायु को देख रही थी और यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। उसने अपने 2 कदम पीछे लिए और कहा, हम ठीक हैं, आप चिंता ना करें। यह कहते हुए वहां से जाने लगी, पर वायु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। यह कहकर वह उसे खींचते हुए अपनी प्राइवेट लिफ्ट में ले गया, जो वहीं लगी थी। वो लिफ्ट सीधा 30 फ्लोर पर रुकी। केबिन में पहुंचने के बाद ही धैर्य को होश आया। वायु उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, देखो, मैं नहीं जानता हूं, यह थोड़ा अजीब है, पर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? यह कहते हुए वायु एक छोटा बच्चा लग रहा था। धैर्य अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसने कहा, सर, आप हमारे बॉस हैं, हम आपसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। वायु ने उसे घूरा और कहा, कहना क्या चाहती हो तुम? अगर मैं तुम्हारा बॉस नहीं होता तो तुम मुझसे फ्रेंडशिप करती। अब धैर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपना सर झुकाया और कहा, हम दोस्त नहीं बनाते, हमें पसंद नहीं है। हमें दोस्त बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि जब से ज्योति ने उसके साथ गद्दारी की थी, उसे दोस्त शब्द से नफरत है और प्यार के लिए उसकी जिंदगी में जगह नहीं है। रावी और वीरा के अलावा अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहती। धैर्य को कुछ सोचते हुए देखकर वायु ने कहा, ज्यादा मत सोचो। अगर तुम्हें लगा यह गलत है तो हम उसी टाइम अपनी फ्रेंडशिप खत्म करेंगे। जब से वायु ने शिव के साथ धैर्य का देखा था, उसने डिसाइड कर लिया था कि वह कोई स्लो मूव नहीं लेगा। अब किसी भी तरह धैर्य को अपने पास रखकर रहेगा। फिर उससे पहले उसे उसका विश्वास जीतना होगा, और शायद उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। धैर्य ने कुछ सोचते हुए कहा, पर आपको हमसे ही दोस्ती क्यों करनी है? आपके ऑफिस में तो कहीं लोग हैं उसकी। इस बात पर वायु मुस्कुराते हुए कहने लगा, उन सबको मुझसे डर लगता है और वह लोग मुझे अपना बॉस मानते हैं, तो हमसे दोस्ती कैसे करेंगे? धैर्य ने कहा, हम भी आपको अपना बॉस ही मानते हैं। इस पर वायु ने उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, पर तुम्हारे साथ एक अपनापन लगता है।
तुम अलग हो दूसरों से उस दिन जब मुझे चोट लगी थी। तो तुमने मुझे किस तरह डांटा था? विश्वास करो, आज तक किसी ने मुझसे आंखें मिलाकर बात नहीं की है, और वह तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे डांटने की हिम्मत की। यह सुनकर तो धैर्य कांपने लगी थी। वायु ने उसे कहा, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ और मुझे बताओ, तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर रही हो कि नहीं? धैर्य ने सोचा, उसका तो वैसे भी कोई दोस्त नहीं है, और अगर उसके बॉस खुद से दोस्ती करना चाहते हैं तो वह मना कैसे कर सकते हैं? उसने झिझकते हुए हाँ कह दिया, और फिर अपना सर झुकाकर कहने लगी, हमें लेट हो रहा है, क्या हम जाएं? वायु ने उसे उसी लिफ्ट की तरफ इशारा किया जिससे वह पहले आई थी। इससे जाओ, तुम सीधा पार्किंग में ही जाओगी। धैर्य को अच्छा लगा कि वायु को उसकी चिंता है कि लोग उसके बारे में बातें ना बनाएं। वह मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कहाँ और चले गए। थोड़ी देर बाद वायु खड़ा हुआ और अपने केबिन के दरवाजे को खोल दिया, फिर घूर कर जमीन की तरफ देखने लगा। केबिन के उस कमरे में जमीन पर सिद्धार्थ लेटा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। जैसे ही उसने वायु को दरवाजा खोलते देखा, वह समझ गया कि ढेरिया जा चुकी है, और अब उससे कंट्रोल नहीं हुआ। जोर जोर से हंसने लगा और उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। वायु हाथ बांधे उसे देख रहा था। उसने कहा, क्या तू चाहता है तेरे खुशी के आंसू दुख में बदल जाए? सिद्धार्थ ने हंसना बंद कर दिया और उठकर सोफे पर बैठ गए। उसने कहा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तू सच में ऐसा करेगा मतलब? दिवायु राजवंश, जिसके सामने कोई कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं करता। आवाज निकालना तो दूर की बात है, आंखें उठाकर देखता नहीं है जो पूरे बिजनेस वर्ल्ड पर राज करता है, एक लड़की से दोस्ती करने के लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है। यह सब बोलते हुए सिद्धार्थ फिर हंसने लगा था। तभी उसने देखा कि वायु अपने हाथ में एक गन लेकर बैठा है। सिद्धार्थ ने अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रखे और कहा, भाई, तू मुझे गोली नहीं मार सकता। यह आइडिया मैंने ही तुझे दिया था कि तू उससे दोस्ती कर। अब तेरी नई दोस्त बन गई तो फिर पुरानी दोस्ती मार डालेगा। देहरादून पब्लिक स्कूल। रावी और वीरा प्रिंसिपल ऑफिस के सोफे पर बैठे थे। सामने वाले सोफा पर प्रिंसिपल बैठे थे और उनके हाथ में एक फाइल की जिसे वह बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर उठाकर सोफे के पीछे खड़े शिव से कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मिस आरवी हमारी स्कूल की एक पार्टनर बनना चाहती है और ये दोनों लड़कियां हैं, क्या आप मजाक कर रहे हो? शिव ने कहा, आप चाहे तो विश्वास कर सकते हैं, पर आप नहीं करना चाहते। हमारे पास स्कूल ऑप्शंस की कमी नहीं है। वह प्रिंसिपल इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकता था? उसने कहा, ठीक है, पर आपने कहा आप लोगों की कुछ कंडीशन है, मैं जान सकता हूं वह क्या है? इस बार वीरा ने कहा, वी स्टार्ट दिया न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप हमें एक स्पेशल टाइम प्रेफर करें। जब हमारी मीटिंग्स, उसके लिए मैं चाहती हूं कि आप हमें एक कमरा दे। एंड लास्ट एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम आरवी है। इसे कैसे हैंडल करना है ये आपकी प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल हैरान होकर वीरा को देख रहा था। उसकी आवाज में उसे सिर्फ ऑर्डर सुनाई दे रहा था। वह बच्ची उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने पहले गला साफ किया और करो, ठीक है, मैं देखता हूं। पर वह उनसे कुछ और भी पूछना चाहता था और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उस छोटी बच्ची से ऐसी वाइब्स आ रही थी कि कोई उससे सवाल पूछा नहीं सकता। वीरा खड़ी हुई और कहने लगी, ओके, मुझे अभी एक रूम चाहिए। प्रिंसिपल हड़बड़ा गया और उनसे कहने लगा, बाहर प्यून है, वह आपको 10वीं फ्लोर पर ले जाएगा। उस जगह को कोई इस्तेमाल नहीं करता है। रावी और वीरा शिव के साथ वहां चले गए। सब कुछ सेटल कर लेने के बाद शिव ने धीरे से कहा, वह हमारे साथ काम करना चाहते हैं। वीरा के चेहरे पर अचानक एक चमक आ गई। उसने कहा, मना कर दो। शिव को कुछ समझ तो नहीं आया, पर फिर भी उसने वही किया जो वीरा ने कहा था। उसने उस कंपनी में फोन कर कर बताया कि अब इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहते। रावी ने धीरे से कहा, दी, आप क्या करना चाहती हैं? इस प्रोजेक्ट के लिए आप कितने दिनों से मेहनत कर रही थी? पूरा कंपनी का स्टाफ इसकी प्रेजेंटेशन बनाने में लगा था, तब जाकर आपने वह सिलेक्ट की और अब आप कैंसिल कर रही हैं। वीरा फाइल को देखते हुए कहने लगी, जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने शिव से कहा, मैं कुछ काम से बता रही हूं, यह भी उन्हें ईमेल करो।
राजवंश का ऑपरेशन। करण वायु के सामने खड़ा था। करण ने कहा, सर, उन्होंने प्रोजेक्ट में काम करने से मना कर दिया। वायु ने अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा, गुड। क्या अब भी कोई टर्म्स है? करण ने कहा, सर, मुझे अभी एक मेल मिला है। वायु ने कहा, बताओ। करण ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस प्रोजेक्ट में वह हमारे 50% के पार्टनर बनना चाहते हैं। प्रोडक्ट उनकी सजेस्ट फैक्ट्री से आएगा। वो आपसे फेस टू फेस मीटिंग नहीं करेंगे। करण को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। आखिर ऐसी शर्तें कौन रखता है? तभी उसे वायु की आवाज आई, हाँ कर दो। करण ने सिर हिलाया और चला गया। तेजस, जो कब से वही बैठा था, उसने कहा, भाई, मुझे नहीं लगता कि हमें नहीं मानना चाहिए। ये सब थोड़ा ज्यादा है। वायु ने उसे सपाट लहजे में कहा, वो मेरा काम है, तुम इसमें मत पड़ो, जाकर बाकी काम देखो। तेजस ने मुंह बनाया और आसपास देखते हुए कहने लगा, सिद्धार्थ भाई कहाँ है? रोज तो यहीं रहते हैं। वायु ने कहा, उसका एक हॉस्पिटल भी है। तेजस हंसते हुए कहने लगा, लगता है उन्हें याद आ गया, वरना मुझे तो लगा था कि वह यहीं पर जॉब तो नहीं ढूंढ रहे हैं। अच्छा भाई, मैं जाता हूं। फिर रुककर कहने लगा, भाई, वह डिजाइन्स का क्या हुआ? वायु ने सिर उठाया और कहा, अभी तक किसी ने सबमिट नहीं किए हैं। तुम किसी से कहकर ऑफिस में यह नोटिस लगवा दो कि जो अपने डिजाइन्स भेजना चाहता है वह भेज सकता है। तभी उसे याद आया कि उसने धैर्य से कहा था कि वह उसके डिजाइन्स पर्सनली देखेगा। उसने तेजस को वहां से जाने को कहा और अपना ड्राइवर खोला। उसने वही फोन रखा था जो उसने कल धैर्य को दिया था, पर शिव धैर्य के साथ वह नहीं ले गया। वायु ने करण को आवाज दी और कहा, इसे ले जाकर धैर्य को दे दो। करण ने वह बॉक्स उठाया और चला गया। धैर्य के डेस्क पर धैर्य कंफ्यूज से बैठी हुई अपने सामने रखी फाइल को देख रही थी। उसे बार बार वायु का उससे दोस्ती करना याद आ रहा था। उसने खुद से कहा, हमारे साथ हो क्या रहा है? पहले इस जगह ने हमें जख्म दिए और हमारी बेटियों के रूप में हमें मरहम दिया, और अभी वायु सर की दोस्ती के रूप में क्या देना चाहता है? तभी उसने देखा कि उसके डेस्क के पास कोई खड़ा है। उसने अपना सर उठाया तो करण मुस्कुराते हुए देख रहा था। वह उठकर खड़ी हो गई। करण ने कहा, मैम, आपका फोन आपके लिए आप यही भूल गई थी। यह कहते हुए उसने वह बॉक्स ढेरिया के हाथ में दे दिया। ढेरिया को याद आया कि कल वह यह फोन ले जाना भूल गई थी। उसने वह फोन लिया और कहने लगी, हम सच में यह लेना नहीं चाहते हैं? करण ने उसे एक मुस्कान दी और कहा, आप यह बात सर से कह सकती हैं। जैसे ही करण ने यह कहा, धैर्य को वायु की वार्निंग याद आ गई कि अगर उसने फोन अपने पास नहीं रखा तो वह से बताएगा कि वायु राजवंश कौन है। यह सोचते ही उसने चुपचाप फोन अपने पास रख लिया और करण भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कई सारे एम्प्लॉइज आपस में बातें करने लगे थे। वीर नाम का एम्प्लॉय, जो काफी टाइम से धैर्य पर नजर रखा था, उसने अपने बगल वाले लड़के से कहा, करण सर तो इसे फोन देकर गए भाई, इस लड़की से तो बात करनी पड़ेगी। आखिर हम भी तो जाने की सर को किस तरह मनाया जाता है। ये कहते हुए वह ढेरिया के डेस्क की तरफ जाने लगा। देहरादून पब्लिक स्कूल 10वें फ्लोर के उस रूम में रावी और वीरा एक मीटिंग कर रहे थे। उनके कुछ शेयर होल्डर्स का कहना था कि उन्हें उस छोटी सी फैक्ट्री से कपड़ा नहीं लेना चाहिए, और कई सारी ब्रांड बड़ी बड़ी फैक्ट्री सजेस्ट कर रहे थे। रावी और वीरा शांति से उनकी बात सुन रही थी। सबका कहना होने के बाद रावी ने कहा, आपने उनकी क्वालिटी नहीं देखी है। हम क्वालिटी बेस पर काम कर रहे हैं, न कि ब्रांड पर। हम खुद का ब्रांड बनाने वाले हैं। आप चाहते क्या है कि लोग यह कहे कि हमने किसी और ब्रांड से उनका सामान चोरी किया है? फिर उसने लैपटॉप स्क्रीन पर उस फैक्ट्री के कपड़े की क्वालिटी और मेकिंग का चार्ट दिखाइए। साथ ही उसने कुछ दूसरे फैक्ट्रीज का भी चार्ट दिखाया। उसने कहा, जस्ट सी डिफरेंस, आप लोगों को अंतर खुद मिल जाएगा। वन शेयर होल्डर मिस्टर कुशवाहा ने कहा, हम लोग आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, पर आपको हमारी यह बात माननी चाहिए, आखिर हमारा पैसा भी इसमें में लगा है। वीरा ने अपनी आंखें चढ़ाई और अपने वॉइस डिवाइस को ठीक करते हुए कहने लगी, मुझे लगता है मिस्टर कुशवाहा को अपनी भाई की कंपनी हमारे साथ काम करने का डिसीजन लेने की बहुत जल्दी है। यह सुनते ही मिस्टर कुशवाहा चुप हो गए। हाँ, उनके भाई की क्लॉथ की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, पर वहां पर कपड़ा केमिकल से मिलाकर रंगा जाता था। वीरा ने कहा, हमारा यह प्रोजेक्ट स्पेशली बच्चों से रिलेटेड है। इसमें एडल्ट के साथ साथ ओल्ड एज पर्सन के लिए भी डिजाइन किए जाने वाले हैं।
आप चाहते क्या है कि उन्हें कोई परेशानी हो जिससे हम पर उंगली उठाए? अब सब चुप हो चुके थे। थोड़ी देर बाद मीटिंग एंड हो गई। शिव ने वीरा से कहा, मैम, उन लोगों ने हमारी कंडीशन मान ली है। वीरा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई, जब बहुत ही कम देखने मिलती थी, पर वह कुछ ही पल में गायब भी हो गई। उसने कहा, ग्रेट, उन्हें यह करना ही था। रावी को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि मुझे आजकल आपके प्लान समझ नहीं आ रहे हैं। वीरा ने रावी के सर पर हाथ रखा और कहा, शायद तेरा दिमाग कम हो गया है। रावी के मुंह बनाया और कहा, मेरा नहीं, आपका दिमाग कम हुआ है। फिर से कहने लगी, क्या मीटिंग फिक्स हुई? वीरा थोड़ा सीरियस होकर कहने लगी, बस चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल से परमिशन लेकर वो लोग कार से निकल गए। राजवंश कॉर्पोरेशन। वीर ने धैर्य के डेस्क के पास थोड़ा झुका। एक पल के लिए तो वह खो ही गया था। धैर्य का वो दूध से भी साफ चेहरा, उसके छोटे छोटे होंठ, उसके माथे की काली बिंदी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। उसने मन में कहा, ये कितनी खूबसूरत हो। तभी उसके कानों में धैर्य की आवाज आई, क्या आपको हमसे कोई काम है? उसकी वो मीठी सी आवाज उसे उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया और हकलाते हुए कहने लगा, एम मैं कुछ नहीं, वो बस तुम्हारा फोन देख रहा था। ये कहते हुए उसने वो बॉक्स उठा लिया। धैर्य ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ, वो सर ने हमारा फोन गलती से तोड़ दिया था, इसीलिए उन्होंने हमें ये दिया है। और फिर मुंह उतार कर कहने लगी, पर हमें इसे यूज करना नहीं आता। वीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, यार, क्या तुम सच कह रही हो? धैर्य ने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। वीर को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। उसने एक चेयर खींची और उसके पास बैठकर कहने लगा, अच्छा रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूं। ये कहते हुए वो उसे फोन के फंक्शन सिखाने लगा। बाकी सब हैरानी से उसे देखने लगे और लड़कियां जलन और गुस्से में धैर्य को देख रही थीं, क्योंकि वीर पूरे ऑफिस में सबसे हैंडसम था। वो लोग भले ही वायु सर को नहीं पा सकते थे, यहां तक सिर उठाकर देख भी नहीं पाते थे, पर वो वीर को तो देख सकते थे। और अब वो भी इस नई लड़की के पास चला गया। तभी जो वीर धैर्य को फोन चलाना सीखा रहा था, उसने अपना सर उठाया तो उसके माथे पर पसीना आने लगा था। अ डार्क कॉफी हाउस के सेकंड फ्लोर पर सिद्धार्थ अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। उसे यहां आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। कई लोग उसे अलग अलग लालच देकर अपना काम कराना चाहते थे। उसे तो इन सब की आदत थी। तभी उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। सिद्धार्थ ने नजरें उठाकर सामने देखा। अंदर एक आदमी आया जिसकी बॉडी काफी मस्कुलर थी, पर उसका चश्मा उसे शरीफ दिखा रहा था। सिद्धार्थ ने खुद से कहा, ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तब तक वो आदमी उसके सामने बैठ चुका था और हाथ मिलाते हुए कहने लगा, हाय डॉ, आई एम शिव कुमार। ये नाम सुनते ही सिद्धार्थ का दिमाग ठनका और उसने शिव को देखकर मन में कहा, ये वही है हो। ये तो वही है जिसने मेरे दोस्त के उस पत्थर दिल असिस्टेंट को कपड़ों की तरह धोया था। वो अपने ख्याल में ही था कि उसे शिव की आवाज आई, उम्मीद है आपने हमें पहचान लिया होगा। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे आपको कैसे भूल सकते हैं। आप वो पहले इंसान है जिसने मेरे दोस्त की आंखों में देखने की हिम्मत की है। शिव मुस्कुराया और कहने लगा, काम की बात करते हैं। अब सिद्धार्थ भी सीरियस हो चुका था। उसने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ऐसे ही किसी का ट्रीटमेंट नहीं करते। तभी रूम का दरवाजा वापस खुला और आवाज आई, फिर तो आपको आपकी शपथ भी छोड़ देनी चाहिए। सिद्धार्थ ने दरवाजे की तरफ देखा और हैरान हो गया। वीर ने जब सामने देखा था, उसे थोड़ी दूर दरवाजे के पास वायु और करण दिखाई दिए। वायु उसे ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसे टॉप फ्लोर से नीचे फेंक देता है। वीर खड़ा हुआ और हकलाते हुए, थे वहां पर मैं आता हूं, ये कहकर वहां से गायब हो गया। जो एम्प्लॉयज उनकी तरफ क्यूरियोसिटी को देख रहे थे, उन्हें वीर का यह बिहेवियर समझ नहीं आया, तो उनकी नजर भी सेक्शन के दरवाजे पर गई और सबका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। सब तुरंत अपनी अपनी जगह चले गए। धैर्य कंफ्यूज होकर चारों तरफ देख रही थी कि आखिर सब इतना डर क्यों कर रहे हैं। धैर्य ने भी वहां देखा जहां सबकी नजर थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर वायु को देखा, अनजाने में ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई।
जब वालों की नजर वायु पर पड़ी तो उसकी आंखों की कोल्डनेस कम हो गई। इस फ्लोर पर बोर्ड मेंबर की मीटिंग के लिए रूम था जहां वायु जा रहा था, पर जब उसकी नजर धैर्या के डेस्क की तरफ गई और उसने वहां उसके साथ एक लड़के को बैठे दिखा, तो वह वहीं खड़े होकर कब से उन्हें घूर रहा था। धैर्या ने अपने हाथ में पकड़ी फोन को देखा और फिर वायु को। वायु ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें झपका दी और चला गया। वहां सबका चेहरा सफेद हो चुका था। कुछ लोगों ने यह नोटिस कर लिया था, आज उनके बॉस रोज से अलग बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने तो उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा उन्हें बहुत कम ही डिपार्टमेंट में देखा है। इधर इन सब से अनजान धैर्या वापस अपना काम करने लगी। तभी उसकी फोन पर एक मैसेज आया। उसने देखा, थोड़ी ही देर में वह उसके काफी फंक्शन सीख गई थी। वह एक फास्ट लड़की थी। उसे जल्दी समझ आ गया कि यह कैसे काम करता है। मैसेज बॉक्स खोला। उसके पास ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं थे। उसने देखा उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया है। मैसेज था लंच के लिए, मेरे ऑफिस में आओ। मैसेज देखते ही समझ गई है किसका होगा। इतनी डोमिनेटिंग कमांड उसके बाद ही दे सकते थे। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और फोन को वापस टेबल पर रख दिया। द डार्क कॉफी हाउस। सिद्धार्थ अभी भी हैरानी से उस तरफ देख रहा था जहां से दो छोटी बच्चियां उसके पास चलकर आ रही थीं। दोनों ने व्हाइट टॉप के साथ जीन्स पहनी थी। उनके पैरों में फॉर्मल शूज, आंखों के डार्क फ्रेम का चश्मा। उनके पास से आने वाला ऑरा किसी बच्चे का नहीं लग रहा था। रावी और वीरा के बाहर पहुंचते ही शिव उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने दोनों के लिए शेयर खींची और उनके के बैठते ही उनके पीछे खड़ा हो गया। सिद्धार्थ ने अपने सामने बैठे इन लड़कियों को देखा और फिर उनके पीछे पड़े उस आदमी को। उसे कुछ अजीब लग रहा था। वह कुछ कहने वाला था कि तभी उसकी कानों में आवाज आई, मिस्टर सिद्धार्थ कश्यप द बेस्ट हार्ट सर्जन। सिद्धार्थ ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। ये आवाज रावी की थी। उसकी आवाज में हमेशा वाली सॉफ्टनेस नहीं थी, बल्कि वह तो बहुत ही कोई कोल्डली उससे बात कर रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, बच्चे, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारी मम्मी पापा मुझसे बात करने आने वाले हैं? ये कहते हैं। वह वापस दरवाजे की तरफ देखने लगा, ये सोचकर कि कोई और भी वहां से आएगा। तभी भी वीरा ने शिव की तरफ देखा। शिव ने तुरंत ही अपने बैग से एक फाइल निकालकर टेबल पर रख वीरा ने कहा, हम ही आपसे बात करने वाले थे। यह हमारी मम्मी की फाइल है। हम चाहते हैं कि आप उनका ऑपरेशन करें। सिद्धार्थ अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उसे शिव को देखकर वह रूमर याद आ गया, इसलिए अपनी आंखें बड़ी करके कहा, मतलब तुम दोनों आरवी हो? वीरा ने कठोरता से कहा, हमें खुशी है कि आप हमारे बारे में जानते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। आपसे सीधा सवाल है कि आप ये ऑपरेशन करेंगे या नहीं। सिद्धार्थ अभी भी अपने दिमाग में चल रहे इतने सारे ब्लास्ट से उभरने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, अगर मैं ना कह दूं तो? आप मेरे बारे में यह तो जानती होगी कि मैं किसी का भी इलाज ऐसे ही नहीं करता। रावी अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहने लगे, हाँ, अच्छा, ये सही कि आप अपने प्रोफेशन से सिर्फ उन सेटिस्फाई करना चाहते हो जो आपकी मांगों को फुलफिल कर सके। आपकी मदद के बिना कोई मर क्यों ना रहा हो। सच में आप बहुत शेमलेश हैं। सिद्धार्थ को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी वीरा की आवाज आई, शिव, इसे बाहर ले जाओ। शिव तुरंत हामे गदर्न हिलाई और रावी को बाहर ले जाने लगा। रावी गुस्से में सिद्धार्थ को घूरते हुए बाहर चले गए। रावी के जाने के बाद कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। तभी वीरा ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सिद्धांत ने जब वीरा का शांत चेहरा देखकर वो भी शांत होकर बैठ गया। थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग बाहर आ गए। रावी सोफे से उठकर खड़ी हुई और सिद्धार्थ को घूरते हुए वीरा से कहने लगी, दी, क्या इन अंकल ने आपके साथ मिसबिहेव किया? आप मुझे बताओ, मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। सिद्धार्थ ने मुंह बनाकर रावी को देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं है, सबक सिखाने की मैं तैयार हूं। ये सुनते ही रावी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने सिद्धार्थ के पैरों को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आप क्या करने वाले हैं हमारे लिए। फिर वो वीरा की तरफ मुड़कर कहने लगी, दी, यू आर दी बेस्ट। ये कहते हुए वो उसे गले लगाने को बड़ी की। तभी वीरा ने वार्निंग भरी नजरों से उसे देखा। अपनी बहन का ऐसा मुंह देखकर रावी ने चिढ़ते हुए कहा, यार दी, ऐसा तो मत करो। मैं कौन सा आपको हक कर लूंगी तो आपको कांटे लग जाएंगे। वीरा आगे जाते हुए कहने लगी, शिव,
इनसे डाइट प्लान, मेडिसिन डिटेल और हॉस्पिटल विजिट के बारे में पूछ लो। ये कहते हुए हैं कैसे से बाहर चले गए। सिद्धार्थ ने अपनी नजरों से अपने सामने से गायब होती हुई परछाई को देखा और फिर शिव और रावी को उसने रावी से कहा, तुम्हारी बहन बहुत अनोएग है। रावी ने घूर कर सिद्धार्थ को देखा और कहा, उसे मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कह सकता। मम्मा का इलाज करने वाले हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूं, वरना मैं मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती। शिव भैया डिटेल्स लेकर बाहर आ जाइए। यह कहते हुए वह बाहर चले गए। सिद्धार्थ ने मुंह बनाया और खुद से कहा, अगर उसने मुझे वह बात नहीं कही होती ना तो मैं कभी मानता ही नहीं, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उस छोटी सी बच्ची ने मुझे कुछ शब्दों से ही मना दिया। ये सोचते हुए से खुद पर गुस्सा आने लगा था। रात में धैर्य किचन खाना बनाते हुए न जाने क्या सोच रही थी। उसने गैस ऑफ किया और अपने कमरे में आ गई। कुछ पल तक अपनी अलमारी को देखने के बाद उसने उसे खोला और कपड़ों के पीछे से एक बैग निकाला और उसे लेकर बेड पर बैठ गए। वह काफी पुराना बैग था, उसका लॉक भी खुल नहीं रहा था। ढेरिया ने जब उसे खोला तो उसमें कुछ स्केच बुक्स थीं। उसने एक बुक को उठाकर खोला और ध्यान से उसे देखने लगी। उसमें कई सुंदर कपड़ों के डिजाइन थे। जब रावी और वीरा उसके पेट में थी तो उसे यही लगता था कि उसे लड़की होगी, इसीलिए वह हमेशा अलग अलग तरह के कपड़ों की डिजाइन बनाया करती थी। और कुछ सालों बाद जब वह उन दोनों को बाकियों के कपड़ों को देखते देखा करती थी तो उदासी में बैठकर उनके लिए डिजाइन बनाने की लगती थी, यह सोचकर कि उनके लिए वह यही कपड़े खुद से बनाएगी, और वह ज्यादातर कपड़े उनके लिए खुद ही बनाती थी। बुक में बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए डिजाइन थे। उसने वह बुक बंद करें और एक गहरी सांस लें। ओपन गेट नाइट क्लब। सिद्धार्थ, तेजस और वायु सेकंड फ्लोर पर बैठे थे। वहां का माहौल बहुत लाइटली था। तेजस ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, वायु भाई, दादी आपको कब से घर बुला रही है? वायु ने अपने ड्रिंक का सिप लिया और कहा, मैं जानता हूं वह मुझे क्यों बुला रही है, पर मुझे उस औरत को नहीं देखना जो उस घर में रहती है। तेजस ने एक गहरी सांस ली और कहा, भाई, हम ज्योति को नहीं निकाल सकते, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। तभी सिद्धार्थ बीच में कहने लगा, यार, वायु तो उसे किडनैप करके मरवा दे, वैसे भी तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह कहां गायब हुई। वायु ने उसे घूर कर देखा और कहा, तेरा कहने का मतलब है मैं मर्डरर हूं? सिद्धार्थ सकपका गया। उसकी ऐसी हालत देखकर तेजस जोर जोर से हंसने लगा। फिर तीनों नीचे देखने लगे। तभी तेजस को लगा कि उसने वह ज्योति को देखा है। उसने वायु से कहा, भाई, मुझे ऐसा लगा कि वह ज्योति थी। सिद्धार्थ ने तेजस के सर पर टपली मारी। और कहां तुझे ज्यादा चढ़ गई है, या फिर तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? सिद्धार्थ की बात सुनकर तेजस चिढ़ते हुए कहने लगा, उस चुड़ैल से कौन प्यार करेगा? फिर वह ध्यान से नीचे देखने लगा, पर अब उसे बाहर कोई नहीं दिख रहा था। दोनों अपने बातों में बिजी थे, पर उन्होंने यह नोटिस नहीं किया कि ज्योति की यह होने की बात सुनकर वायु की आंखें गहरी हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। वायु ने अपने फोन में एक मैसेज टाइप किया और किसी को भेजकर वापस अपनी ड्रिंक लेने लगा। थोड़ी देर बाद तेजस ने सिद्धार्थ से पूछा, वैसे भाई, आज आपको अपने हॉस्पिटल की याद कैसे आ गई? यह बात सुनते ही सिद्धार्थ को आज की मीटिंग याद आ गई और उसका चेहरा सफेद हो गया। वायु ने उसके एक्सप्रेशन देख लिए थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ हक लाते हुए कहने लगा, हाँ, वह काम खत्म हो गया है ना, तो अब हॉस्पिटल शुरू हो गया है। बस वही देखने गया था। वायु ने टेबल पर रखा है। छोटा सा शोपीस उठाकर सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, तो तू सच कह रहा है? वायु के हाथ में वह शोपीस देखकर सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर ही लगने वाला है। वह अपने सारे दांत निकालकर हंसते हुए कहने लगा, भाई, तू तो बहुत ज्यादा सोचने लगा है। अच्छा, ये बता, एंजेल कैसी है? सिद्धार्थ जानता था कि जैसे ही ढेरिया की बात करेगा, वायु का माइंड पक्का डाइवर्ट हो जाएगा, और हुआ भी वही। धैर्य की बात आते ही वायु के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, मैंने उसे लंच के लिए बुलाया था, पर वह नहीं आई। इन सब के बीच तेजस कंफ्यूजस दोनों को देख रहा था। उसने कहा, ये एंजल कौन है? सिद्धार्थ ने डरते हुए वायु को देखा तो वायु ने कुछ नहीं कहा। यह देखकर सिद्धार्थ की हिम्मत बढ़ गई।
और उसने तेजस के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस मान ले, तेरी भाभी है। तेजस ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर सिद्धार्थ को देखकर कहा, मतलब फाइनली आपको लड़की मिल गई कैसे? मुझे तो कोई नहीं मिल रही, और मैं तो मिस ब्यूटीफुल से भी बात नहीं कर पा रहा हूं। सिद्धार्थ तेजस को रोकना चाहता था, पर वह बोले ही जा रहा था। उसने आगे कहा, सच में यार वह एक अडोरेबल ब्यूटी है, बस एक बार वह मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। आजकल के जमाने में सलवार सूट वाली इतनी सुंदर लड़की कहाँ मिलेगी? वह अपनी मस्ती में बोले ही जा रहा था, पर उसे यह नहीं पता था कि दो जोड़ी नीली आंखें उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थीं। सिद्धार्थ ने अपना सर लाचारी में हिलाया और आने वाले अंजाम को सोचने लगा। फिर ढेरिया ने उस बैग को बंद कर बेड पर ही छोड़ दिया और वापस किचन में चले गए। उसके चले जाने के बाद रावी और वीरा, जो गेट के पास ही छुपे हुए थे, वह अंदर आए। रावी उस बैग को देखते हुए कहने लगी, दी, इसमें क्या होगा? वीरा ने उस बैग को खोला और कहा, मुझे देखना है। यह कहते हुए उसने उसकी सारी स्केचबुक्स बाहर निकाल ली। दोनों ने अपने हाथ में एक एक बुक ले और उसे देखने लगे। हर पेज को पलटने के साथ हैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे थे। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वापस सब कुछ पहले जैसा कर बाहर आ गई। ढेरिया ने तब तक टेबल पर खाना लगा दिया था। अहाना कि आज नाइट शिफ्ट थी, इसीलिए वह तीनों ही खाना खाने वाली थी। जब रावी और वीरा अपनी चेयर पर बैठे तो वीरा की नजर धैर्या के साइड में रखे फोन पर गई। उसे देखकर उसने अपनी आंखें छोटी कर लीं और कहा, मम्मा, क्या आपने नया फोन लिया है? धैर्या उन दोनों की प्लेट में खाना डालते हुए कहने लगी, नहीं, हमें कंपनी से मिला है। वीरा ने कुछ नहीं कहा और खाना खाने लगी, और उसे ऐसा देखकर लग रहा था कि वह कुछ सोच रही है। थोड़ी देर बाद वह तीनों अपने घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठे थे। वीरा रावी के सर में तेल लगा रही थी और धैर्या वीरा के यह नजारा काफी सुंदरता था। शिव, जो पीछे खड़ा था, उसने चुपचाप से उनकी एक पिक ले ली थी। रावी वीरा से कहने लगी, दी, धीरे मेरे बाल खींच रहे हैं। वीरा ने कहा, तो तू हिल मत। रावी ने मुंह बनाकर सामने देखते हुए कहा, मम्मा, आप हमेशा दी को बीच वाली रो में बिठाते हो और मुझे दी से तेल लगाना पड़ता है। अगली बार आप मुझे लगाना, फिर मैं इसके बाल खींच खींच के तोड़ दूंगी। उसने इतना ही कहा था कि वीरा ने उसके बाल जोर से खींचे और रावी की चीख निकल गई। धैर्या उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। अनायास उसके सामने वायु का चेहरा आ गया और उसके हाथ में रखी तेल की बोतल गिर गई। वीरा ने वह बोतल उठाकर ढेरिया को देते हुए कहा, मम्मा, आप ठीक हैं? धैर्या ने मुस्कुराते हुए हाँ कही और वापस उसके सर में तेल लगाने लगी। इधर राजवंश हवेली में रात के 11 बज रहे थे, पर कोई नहीं सोया था। सब सामने सोफे पर बैठे हुए थे और एक तक दरवाजे को देख रहे थे। तभी उन्हें गाड़ियों के रुकने की आवाज है। ज्योति, जो अभी तक शांत खड़ी थी, उसके चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। वायु, सिद्धार्थ, तेजस तीनों एक साथ अंदर आए और अंदर का माहौल देखकर समझ गए कि जरूर कुछ बात है। कोई कुछ कहता, उससे पहले ही वायु ने कह दिया, रात बहुत हो गई है, आप सब सो जाइए, मैं आ गया हूं और बिना बात करे कल नहीं जाऊंगा। यह कहते हुए वह अपने कमरे में चला गया। सिद्धार्थ ने तेजस के कान में कहा, भाई तो निकल गए हम दोनों को फंसाकर। एक तो ना जाने क्यों क्लब में मुझे इतना मारा, मेरी क्या गलती थी? सिद्धार्थ ने मन में कहा, अगर तू उसकी एंजेल के बारे में यह सब सोचेगा तो वह तुझे मारेगा ही ना, पर मैं तुझे क्या समझाऊं, वैसे अच्छा ही है, तुम मार खाने यही लायक है। यह सब सोच रहा था कि उसके कानों में निर्मला देवी की आवाज पड़ी। आप दोनों नहीं गए उनके पीछे। जैसा है उन दोनों के कानों में यह बात पड़ी, उन दोनों का शरीर ठंडा पड़ गया। वह कुछ कहने ही वाले थे कि ऊपर से वायु की आवाज है। सिद्धार्थ, तेजस कमरे में आए। जो दोनों वहां से कैसे भागे, जैसे उनके पीछे भूत खड़ा हो, और यहां ज्योति गुस्से में आग बबूला हो रही थी। निर्मला देवी ने गहरी सांस ली, और कहां सुबह बात करते हैं, सब सो जाइए। यह कहते हुए उन्होंने सबको जाने को कह दिया। सबके जाने के बाद कृपा जी वहीं खड़ी सेकंड फ्लोर को देख रही थी। तभी वैभव जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। ज्यादा मत सोचिए, वह ठीक है। कृपा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसी बात का तो डर है, जब भी सब कुछ ठीक है खुश होता है, उसकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है।
लेकिन हमारे बच्चे की जिंदगी में खुशी नहीं है। वैभव जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, मुसीबत का सामना वही करते हैं जो अपनी खुशियों को पाने का जुनून रखते हैं, और मैं जानता हूं हमारा बेटा अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। इधर वायु के कमरे में सिद्धार्थ और तेजस वायु के सामने खड़े थे, पर अपने हाथ जोड़कर कह रहे थे, भाई तू महान है, तूने हमें बचा लिया, वरना हम नहीं जानते कि बाहर खड़े लोग हमें तलवार से मारते या भाले से। वायु ने कुछ नहीं कहा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तेजस ने कहा, आपको क्या लगता है भाई, फिर से नहीं बात है? वायु में अपनी जलती हुई आंखों से छाद को देखा और कहा, हाँ, ये वही बात है। सिद्धार्थ थोड़ा परेशान दिख रहा था, जिसे कुछ कहना चाहता हो। वायु ने बिना पीछे मुड़े कहा, अगर मुझे पता चला कि तू कुछ छुपा रहा है तो मैं तुझे तलवार से तो नहीं मारूंगा, पर उससे बदतर मौत दूंगा। यह सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा पीला पड़ गया और अचानक ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने खुद से कहा, काश भाई मैं तुझे बता पाता। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहने लगा, तू तो मुझ पर शक ही कराकर। कहते हुए उसके बेड पर लेट गया। वायु ने उसे घूरकर देखा और कहा, अभी के अभी मेरे बेड से उठ। सिद्धार्थ तुरंत उठकर साइड में खड़ा हो गया। वह जानता था कि वायु को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके कमरे के सामान को कोई भी हाथ लगाए, और फिर वह दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वायु खिड़की के बाहर देखते हुए कहने लगा, बस थोड़े दिन और। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दूसरे दिन अहाना अपनी नींद भरी आंखें लेकर सोफे पर बैठी थी और धैर्य को रावी और वीरा की छोटी बनाते हुए देख रही थी। उसने कहा, तुम सब कितने लकी हो कि तुम रात में सो सकते हो, और मुझे देखो। रावी ने मुस्कुराते हुए अहाना को देखा और कहा, हाँ सच में देखिए, आपकी आई के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल हो गए हैं। अहाना ने मुंह बनाकर रावी को देखा और कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? वीरा ने सपाट लहजे में कहा, यही कि आप पांडा दिख रही हैं। वीरा ऐसे तो कभी मजाक नहीं करती थी, पर ना जाने क्यों जब उसने क्यों उसके मुंह से अचानक से यह बात निकल गई। वीरा की यह बात सुनकर धैर्य जोर जोर से हंसने लगी। अपनी मम्मी को यूं हंसता देख वीरा के चेहरे पर नरमी आ गई। ढेरिया ने अहाना से कहा, अहाना दीदी, मैंने नाश्ता बना दिया है और अब हम चलते हैं। यह कहते हुए उसने रावी और वीरा का हाथ पकड़ा और बिल्डिंग से बाहर चले गए। जब बाहर पहुंची तो उसे स्कूल बस दिखाई नहीं दी। तभी उसके सामने एक वाइट कलर की कार आकर रुकी। कार की खिड़की नीचे हुई और इसमें से शिव ने कहा, शायद आज स्कूल बस नहीं आने वाली है, क्या मैं इन दोनों को स्कूल छोड़ दूं? ढेरिया ने आंखें छोटी कर कर शिव को देखा और कहा, हमारी बेटियों से ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। रावी ने अपनी मम्मी का हाथ खींचा और कहा, मम्मा स्कूल में टेस्ट है, चले जाते हैं ना? वैसे भी शिव भैया अच्छे हैं। धैर्य थोड़ा नीचे झुकी और कहने लगी, रावी तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता आजकल के लोग कैसे कैसे होते हैं, और तुम तो वैसे भी इतनी भोली हो। शिव ने मुंह बनाकर उन्हें देखा और मन में कहा, पता नहीं क्यों धैर्य जी को यह दोनों इतनी भोली लगती हैं। ये दोनों तो शैतान की नानी है। वीरा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं। वे ढेरिया ने हार कर उन्हें शिव की कार में भेज दिया। रावी और वीरा बैक सीट पर बैठे थे। वीरा ने कहा, क्या उन्होंने तुम्हें सब मेल कर दिया? शिव ने कहा, यस मैम, मैंने वह आपके टेबलेट पर भेज दिया है, और ये रहे कुछ प्रिंट आउट, इसमें डाइट प्लान है और कुछ मेडिसिन है, पर एक प्रॉब्लम है। रावी और वीरा ने शिव की तरफ देखा जो आगे ड्राइव कर रहा था। फिर उसने कहा, उन्हें एक प्रॉपर सेक्शन अटेंड करना होगा जिनमें उन्हें रोज एक इंजेक्शन लगेगा। ये सुनते ही रावी और वीरा परेशान हो गए, क्योंकि वह दोनों अच्छे से जानती थीं कि उनकी मम्मी इंजेक्शन का नाम सुनकर ऐसे भागती है जैसे उनके पीछे भूत हो। राजवंश का ऑपरेशन। जब धैर्य ऑफिस पहुंची तो उसे वीर नीचे ही मिल गया, जो ऑफिस के अंदर ही जा रहा था। वीर ने मुस्कुराते हुए ढेरिया को गुड मॉर्निंग कहा और उसके साथ अंदर आ गया। वीर ऑफिस में ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, पर ना जाने क्यों उसे धैर्य से बात करना अच्छा लग रहा था। दोनों एक साथ कंपनी में चले गए। उन्होंने देखा कि नोटिस बोर्ड के पास काफी भीड़ लगी थी। वीर ने एक एम्प्लॉय से पूछा कि वहां क्या है, तो उन्होंने उसे बताया कि डिजाइन डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को अपने बनाए डिजाइन सबमिट करने हैं,
जो इसमें रुचि रखते हैं। आने वाले फैशन मेगा में नई तरह का डिजाइन दिखाना चाहते हैं, इसीलिए टैलेंट की तलाश हो रही है। फिर उस लड़के ने औंह भरते हुए कहने लगा, पर कोई इस काम के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर कौन ही राजवंश कॉरपोरेशन में अपने डिजाइन भेजेगा, जहां से दुनिया भर के डिजाइनर काम करते हैं। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्राई करने में कोई बड़ी बात नहीं है। धैर्य, जो यह सब बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी, उसने वीर से कहा, क्या आप भी यह करना पसंद करते हैं? वीर ने कहा, पहले मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहता था, बट फैमिली प्रेशर से वह काम छोड़ना पड़ा। धैर्य ने उसे एक मुस्कान दी और कहा, शायद ही मौका आपके लिए ही है। उसकी ऐसी मोटिवेटेड बातें सुनकर वीर के मन में भी आशा की किरण जाग उठी। उसने कहा, मैं ट्राई कर लूंगा। वह लोग बातें करते करते अपने डिपार्टमेंट में पहुंच गए थे। वीर अपने डेस्क की तरफ जाते हुए कहने लगा, तुम्हारे पास सच में बहुत काम है। यह कहते हुए वह धैर्य की टेबल पर रखी फाइल्स को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक फाइल पर गई और उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने कहा, यह प्रोजेक्ट तो पिछले साल बंद हो गया था, तुम्हें इस पर काम करने को क्यों दिया गया है? धैर्य ने कहा, हमें नहीं पता, हमें तो काम निशा मैम ही देती है। तभी वीर आसपास देखते हुए कहने लगा, वैसे 2-3 दिन से दिख भी नहीं रही है क्या? वह छुट्टी पर गई है? तभी वह लड़की जो निशा के साथ रहती थी, उसने कहा, हाँ, उसके घर से फोन आया था कि वह वेकेशन पर गई है। वीर को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया और सब अपने अपने कामों में लग गया। देहरादून पब्लिक स्कूल। रावी और वीरा अपनी क्लास में बैठकर उस बोरिंग लेक्चर को देख रहे थे जिनमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। रावी ने वीरा की तरफ देखते हुए कहा, ती आपने सोचा? वीरा सामने देखते हुए कहने लगी, एक प्लान तो है। ये सुनते ही रावी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, क्या यह उसमें थोड़ा जोर से कहा था, जिस कारण क्लास के सारे बच्चे और टीचर उसी की तरफ देखने लगे थे। टीचर ने उसे घूरते हुए कहा, मैं जान सकता हूं तुम क्लास में पढ़ाई कर भी रही हो कि नहीं? वीरा ने बोर्ड की तरफ देखा जहां हिस्ट्री के कुछ नॉलेज के बारे में लिखा था। उसने कहा, हाँ सर, आप हमें बता रहे थे कि हमारे देश को आजादी कब मिली थी। टीचर ने अपने हाथ फोल्ड किए और पूछा, तो जरा मैं भी तो जानूं, तुमने क्या क्या सुना है? रावी ने मासूम से चेहरा बनाया और उठ के खड़ी हो गई। टीचर को लगा वह कुछ बता ही नहीं पाएगी। तभी रावी ने कहा, टीचर, हमारे देश को आजादी 1947 में मिली थी। 1945 के दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, जिसमें यह फैसला किया गया था कि भारत सहित कई अन्य देशों को आजादी दी जाएगी। इसके लिए फरवरी में 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति हुई। लेकिन फिर माउंटबेटन ने जून 1948 में आजादी देने की बात कही, जिसका जमकर विरोध हुआ और उस कारण उन्हें 1 साल पहले 1947 में ही आजादी देनी पड़ी। आजादी का समय 11:51 से लेकर 12:39 तक रहने वाला था और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है। इस कारण हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। टीचर मुंह खोले रावी को देख रहा था। उसने तो सिर्फ बच्चों को सिर्फ यही बताया था कि हमें आजादी 15 अगस्त को मिली थी, पर रावी ने तो आधी बुक से सुना दी। टीचर की तरह बाकी सारे बच्चे भी हैरान और कंफ्यूज होकर रावी को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ बातें समझ नहीं आई थीं। अब टीचर रावी को एडमायर करने लगा था। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम एक जीनियस लड़की हो। रावी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह तो जनरल नॉलेज है क्या? मैं बैठ सकती हूं? टीचर ने हाँ में सिर हिलाया और वापस जाते हुए कहने लगा, इसे जनरल नॉलेज कहते हैं। फिर तो इसकी नॉलेज पता नहीं कहां तक होगी। लंच टाइम में रावी और वीरा और शिव वापस 10वें फ्लोर के उस रूम में थे। शिव ने कहा, मैम, हमें धैर्य जी का सेशन स्टार्ट करना है। वीरा ने कहा, हमें इसके लिए आहाना मासी की मदद लेनी पड़ेगी। रावी ने कंफ्यूज होकर वीरा देखा और पूछा, पर कैसे? हमें उन्हें सच बताना होगा। यह कहते हुए वीरा की आंखों में थोड़ी परेशानी थी, पर उसे यह अपनी मम्मी के लिए करना ही होगा। ऑफिस में इस समय लंच टाइम हुआ था और ज्यादातर लोग कैंटीन में गए हुए थे। धैर्य भी अपना काम समेटकर कैंटीन में जाकर लंच करने का सोच रही थी। जानवी भी पहले से ही वहां जा चुकी थी।
तभी धैर्य के फोन पर एक मैसेज आया। धैर्य उस नंबर को पहचान गई और मैसेज पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, अगर तुम लंच करने नहीं आई तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। यह सुनते ही धैर्य के हाथ से फोन करने वाला था। अगर कंपनी का बहुत उसे यहां लंच के लिए लेने आया तो कंपनी में तूफान मच जाएगा। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और अपना टिफिन बॉक्स लेकर लिफ्ट की ओर चले गई। जैसे ही वह 30 फ्लोर पर पहुंची, उसे करण हमेशा की तरह बाहर खड़ा दिखा। उसने मुस्कुराते हुए उसे गुड आफ्टरनून कहा कि तभी करण बोल पड़ा, मैम कल आप आई नहीं सर, ने स्पेशली आपके लिए शेफ से कहकर फूड बनवाया था, हमें वह सब फेंकना पड़ा। धैर्य को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह कल इसीलिए नहीं आई क्योंकि उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। अगर वह अपने बॉस से इतना ज्यादा कांटेक्ट में रहेगी तो लोग उसके काम को नहीं देखेंगे। उन्हें यही लगेगा कि वह अपनी बॉस की मदद से यहां तक पहुंच रही है। वह अपने ख्यालों में ही थी कि करण ने केबिन का दरवाजा खोल दिया और धैर्य अंदर चली गई। उसने देखा वह व्हाइट कलर के सोफे पर एक आदमी ब्लैक फॉर्मल सूट में बैठा था। सामने सलीके से सजा हुआ खाना रखा था। धूप में उसकी नीली आंखें समुद्र की गहरी दिख रही थीं। धैर्य दरवाजे के पास खड़ी होकर एक तक उसे देखने लगी। तभी उसके कानों में वायु की आवाज आई, तुम्हें यहां आना चाहिए। धैर्य तुरंत वहां जाकर दूर के सोफे पर बैठ गई। वायु ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा और कहा, क्या तुम मुझसे भाग रही हो? धैर्य सकपका गई और कहने लगी, बात ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तो वायु ने कहा, तो इतना दूर क्यों बैठी हो? यहां आकर बैठो। यह कहते हुए उसने अपनी जगह थोड़ी शिफ्ट कर ली। धैर्य ने उस खाली जगह को देखा और चुपचाप उठकर वहां बैठ गई। वायु ने उसे खाना ऑफर किया। तभी धैर्य को रावी और वीरा की वार्निंग याद आ गई कि वह बाहर का कुछ खा नहीं सकती है। उसने अपना मन मारा और कहा, नहीं, हम घर का खाना ही खाते हैं। वायु ने उसे ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया और एक प्लेट उसके आगे कर दी। धैर्य ने उसमें अपना खाना निकाला। वायु ध्यान से उस खाने को देख रहा था। सादा चावल, फीकी दाल और रोटी। उसने अपनी नजरें उठाकर धैर्य को देखा और कहा, क्या तुम सच में यह सब खाती हो? धैर्य ने उसे एक मुस्कान दी और कहा, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए हम ये खा रहे हैं। तभी वायु के दिमाग में सिद्धार्थ की कही बातें गूंजने लगीं। उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। उसने धैर्य की तरफ देखा। वह उसे पूछना चाहता था कि उसे क्या हुआ है, पर ना जाने क्यों पूछ ही नहीं पा रहा था। तो क्या धैर्य देगी अपनी डिजाइन? क्या करेगी आहाना? रावी और वीरा की मदद वायु पूछ पाएगा। धैर्य से उसकी तबीयत के बारे में जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरी पॉइंट चैनल पर।